नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गुजरात लोक आयुक्ता के तकर्रुर के खिलाफ पार्लियामेंट में हंगामा। बीजेपी वफ्द ने गवर्नर को फौरी वापस तलब करने के लिए सदर जमहूरिया से की नुमाइंदगी। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने अपने एहसासों का ऐलान कर दिया। सदर तेलुगु देशम का खानदान 39 करोड़ 88 लाख रुपए के एहसासों का मालिक। साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएसआर की दूसरी बरसी के मौके पर उन्हें रियासत भर में भरपूर खराज, मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। विकीलीक्स की रिपोर्ट बेबुनियाद, स्पीकर असेंबली एन मनोहर का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमलों के 2 हिंदुस्तानी मुल्जिमीन को जारी की नोटिसें। और बागियों के खिलाफ गोरिल्ला जंग करने हामियों से कर्नल खज़ाफी की अपील। आप खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज गुजरात लोक आयुक्ता के तकर्रुर के खिलाफ शोरगुल के मनासिर देखे गए। अपोजिशन बीजेपी की जानिब से गुजरात की गवर्नर कमला बेनीवाल को वापस तलब किए जाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। इस पर दोनों ऐवानों में कार्रवाई में खलल पड़ा। लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी अरकान ने लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए ऐवान के वसत में पहुंच गए और गवर्नर को वापस बुलाओ के नारे भी लगाने लगे। राज्यसभा में पहले कार्रवाई को 15 मिनट तक के लिए मुलतवी किया गया। फिर उसके बाद शोरगुल के जारी रहने पर कार्रवाई को दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा में भी अपोजिशन अरकान के शोरगुल की वजह से कार्रवाई को मुलतवी किया गया। दोपहर बाद 2 बजे तक उधर दूसरी जानिब बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी की क़ियादत में एक वफ़द ने सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से मुलाकात करते हुए गुजरात की गवर्नर कमला बेनीवाल को वापस तलब करने के लिए नुमाइंदगी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एल.के. आडवाणी ने कहा कि गुजरात में लोक आयुक्ता का तकर्रुर गैर दस्तूरी है। उन्होंने कहा कि लोक आयुक्ता का तकर्रुर रियासती वज़रा और चीफ मिनिस्टर के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाना चाहिए। एल.के. आडवाणी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सदर जमहूरिया इस मसले पर मुदाखलत करते हुए लोक आयुक्ता के तकर्रुर के अहकाम को मनसूख कराने की कोशिश करेंगी। उधर दूसरी जानिब गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी वज़ीर आज़म को मकतूब रवाना करते हुए गवर्नर कमला बेनीवाल को वापस तलब करने का मुतालबा किया है। पता चला है कि वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुजरात लोक आयुक्ता के मसले से पैदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए काबीनी वज़रा के साथ मुशावरत की है। राज्यपाल को अपनी इच्छा से लोकायुक्त नियुक्त करने का अधिकार नहीं देता। लोकायुक्त की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह से की जाती है, विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अभी अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री उनकी कोई राय नहीं ली गई है और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करके संविधान के खिलाफ जो बात हुई है उसको सही करवाएं। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने आज अपने और अपने अफराद खानदान के असासजात का ऐलान किया है। चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया के सामने अपने और अपने अफराद खानदान के असासों की तफसीलात बताते हुए कहा कि उनके और उनके अफराद खानदान के पास 39 करोड़ 88 लाख रुपए के असासे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने तफसीलात का जिक्र करते हुए बताया कि पंजागुट्टे के पास उनका 650 गज पर एक घर है। उनके फर्जंद लोकेश के नाम पर 6 करोड़ 73 लाख के असासे हैं और महाराष्ट्र में ही लोकेश के नाम पर 12 एकड़ अराजी है।
चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि वो तमिलनाडु में 2.3 एकड़ अराजी के मालिक हैं और बास कंपनियों में उनके 2.52 करोड़ की शराकतदारी के हिस्से भी हैं। उन्होंने अपने घर की कीमत 38 लाख बताई है। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी अहलिया के अकाउंट्स में 65,44,000 रकम मौजूद होने का इंकशाफ किया है और अपनी अहलिया के नाम पर मदीना गोले में 5 एकड़ अराजी की भी निशानदही की है। चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि उनकी अहलिया के पास 26.96 लाख के जेवरात मौजूद हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो खुद को एक जिम्मेदार शहरी समझते हुए अपने असासों का ऐलान कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन पर गैर महसूब असासों का बेबुनियाद इल्जाम लगाया जाता रहा है, इसलिए उन्होंने आज अपनी तमाम तफसीलात अवाम के सामने रख दी है। ఎన్నికల్లో మార్కెట్ వాల్యూ ఇవ్వాలి కాబట్టి మార్కెట్ వాల్యూ ఇచ్చా ఆ డిక్లరేషన్ కూడా మీకు అవైలబుల్ ఇంటర్నెట్ లో, దాంట్లో ఏమీ రహస్యం లేదు. స్పీకర్కి ఇచ్చిన 99 నుంచి 2011 వరకు నా ఆస్తులు కానీ మా మిస్సెస్ ఆస్తులు కానీ మీకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా ఇచ్చిన మా అబ్బాయి ఆస్తులు కానీ మా డాక్టర్ల ఆస్తులు కానీ నేను మీ ముందర పెడుతున్నాను. మా డాక్టర్ల ఆస్తులు మా ఇంటికి వచ్చినాక ఏమి ఇచ్చింది అనేది వాళ్ళ ఫాదర్ ఇచ్చినట్టు ఆ ఆస్తులు కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆస్తులు పెరిగింది కానీ ఏం లేదు. కాబట్టి మొత్తం ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ బిఫోర్ యూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తే నా పేరుతో ఫస్ట్ పేరు మీరు చూసుకుంటే ఒక ప్లాట్ అవుతుంది, నేనుండే ఇల్లు. ఆ ఇల్లు మొత్తం 85లో దాన్ని కొన్నాను, 92 పూర్తి చేశాను. 23,20,000 అప్పట్లో ఖర్చు అయింది. మొత్తం ఇల్లు కట్టడానికి కానీ మొత్తానికి కానీ 23,20,000 ఖర్చు అయింది. ఆ ఇల్లు కూడా ఇప్పుడు విజయ బ్యాంక్ లో ప్లెడ్జ్ పెట్టాం. మా మిస్సెస్ తీసుకున్న రుణానికి ఆ ఇల్లు కూడా. उधर बानिया तेलुगु देशम में टीआर की बेवा लक्ष्मी पार्वती ने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से ऐलान किए गए असासों की तफसीलात पर शुबहात का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मी पार्वती ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने असासों का जो ऐलान किया है वो बिल्कुल गलत है और हकीकत से बईद है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने बदनवानियों के जरिए बेशुमार दौलत कमाई है और उनकी शादी के वक्त भी उनके ससुर एनटीआर ने उन्हें 5 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन एनटीआर उन्हें वो रकम भी अदा नहीं कर सके। लेकिन इसके बावजूद चंद्रबाबू नायडू का ये कहना कि एनटीआर ने उन्हें अपनी दौलत से कुछ हिस्सा दिया था वो बिल्कुल बेबुनियाद है। लक्ष्मी पार्वती ने चंद्रबाबू नायडू के असासों की तहकीकात का मुतालबा किया है। కోలా కృష్ణమోహన్ పార్టీ ఫండ్ పేరుతో ఇచ్చింది. తర్వాత దొంగ నకిలీ నోట్లు వేసినటువంటి రామకృష్ణ గౌడ్ ఈయన ఆశ్రమించాడు. కృషి బ్యాంక్ వెంకటేశ్వరరావు వీళ్ళ ఇంట్లో ఎన్ని వారం రోజులు కాపాడారు, ఆ సంగతి మాకు తెలుసు. కృషి బ్యాంక్ వెంకటేశ్వరరావుని కాపాడి తర్వాత ఫారిన్ పంపించారు. ఇట్లా ఒక పాపమా 2 పాపమా ఎన్ని పాపాలు చేసుకుంటూ వచ్చి ఇన్ని వేల కోట్లు పోని ఈ రోజు నువ్వు అనౌన్స్ చేసిన 39 కోట్లు నువ్వు అనౌన్స్ చేస్తున్నావు, వాటి విలువ ఎంతో చెప్పడట ఆయన పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్తున్నాడు. పోనీ ఆ 39 కోట్లని ఎలా వచ్చినాయి? నువ్వు సిన్సియర్ పాపం చాలా ఖచ్చితంగా ఉండేటువంటి ముఖ్యమంత్రి కదా, ఏ ప్రజల సొమ్ము పైసా కూడా తినని వాడే కదా, నీకు ఆ 39 కోట్లైనా నువ్వు చూపించిందే 1988లో 1,00,000 సాలి సంవత్సరానికి తనకి వ్యవసాయం మీద వచ్చేటువంటి ఆదాయం 1,40,000 రూపాయల ఆదాయం నువ్వే చూపించి ఈ రోజు 9 కోట్లని ఎలా 39 కోట్లు ఎలా సంపాదించగలిగావు? నీ కొడుకు అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? నీ కొడుకు ఎట్లా ఆదాయం వచ్చింది? అదేవిధంగా ఆయన ఇందాక చెప్తున్నాడు ఒక మాట, ఎన్టీఆర్ కూతురు కదా అని ఒక మాట కొంచెం ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాడు. ఎన్టీఆర్ కూతురు కదా అంటే ఎన్టీఆర్ గారు ఏదో ఆమెకు పెట్టినట్టుగా. ఎన్టీఆర్ గారు పెళ్ళప్పుడు 5 లక్షల రూపాయలు కట్నం ఇస్తానని చెప్పి, సో ఇది నిజమో కాదో ఎవరినైనా అడిగిన అందరికీ తెలిసి, ఇది పెద్దవాళ్ళందరికీ కూడా 5 లక్షలు ఇస్తానని చెప్పాంట. ఆ 5 లక్షలు కూడా ఆయన ఇవ్వల. ఆ 5 లక్షలు కూడా ఇవ్వనందువల్ల ఆయన చచ్చిపోయిన దాకా తిడతానే ఉన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు. అది కూడా ఆయన ఎన్టీఆర్ మీద. साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की दूसरी मर्जी पर उन्हें जीएचएमसी हुदूद में कई मुकामात पर खराज पेश किया गया। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने पंजागुट्टे पर वाक़े वाईएसआर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। बादजा सीएलपी दफ्तर पहुंचकर भी चीफ मिनिस्टर ने वाईएसआर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। चीफ मिनिस्टर के अलावा सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायण, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, काबीनी वज़रा और दीगर कायदीन ने वाईएसआर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। सिटी सेंटर के पास वाक़े मुजस्समे पर वाईएसआर के करीबी दोस्त केवीपी रामचंद्र राव और डी नागेंद्र ने वाईएसआर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर केवीपी रामचंद्र राव ने कहा कि वाईएसआर एक मजबूत कायद थे और उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता।
इस मौके पर रियासती वजीर डी नागेंद्र ने कहा कि वाईएसआर की क़ियादत में पार्टी को इख्तिदार जरूर हासिल हुआ था, लेकिन ये बात भी सच नहीं है कि रियासत में कांग्रेस पार्टी के बरसर इख्तिदार आने में सिर्फ वाईएसआर का रोल रहा है, बल्कि सोनिया गांधी की क़ियादत का भी कांग्रेस के रियासत में बरसर इख्तिदार आने में अहम रोल रहा है। नागेंद्र ने कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस के रियासत में इस्तेहकाम के लिए ही जिम्मेदार हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी वाईएसआर की मकबूलियत को कम करने की हिकमत अमली पर अमल का आगाज कर चुकी है और वाईएसआर की दूसरी बरसी के मौके पर गांधी भवन में इसके असरात भी दिखाई दिए। गांधी भवन में वाईएसआर की बरसी को इंतहाई सादगी के साथ मनाया गया। यहां तक कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में मुनक़िदा तकरीब में भी शिरकत नहीं की। यह साफ जाहिर हो रहा था कि सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए गांधी भवन में वाईएसआर की बरसी तकरीब का एहतमाम किया गया था। साबिक़ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की दूसरी बरसी के मौके पर उनके अफराद खानदान की जानिब से उन्हें खराज पेश किया गया। वाईएसआर घाट पर वाईएसआर की बेवा विजय लक्ष्मी, रुकन पार्लियामेंट जगन मोहन रेड्डी, उनकी अहलिया भारती, बहन शर्मिला, बहनोई अनिल कुमार, कल्पा के साबिक़ मेयर रविंद्रनाथ रेड्डी के अलावा दीगर रिश्तेदारों और वाईएसआर पार्टी के कई कायदीन ने उनकी समाधि पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज पेश किया। वाईएसआर के हामी अरकान असम्बली कोंडा सुरेखा, श्रीकांत रेड्डी, रुकन कौंसल नारायण रेड्डी और वाईएसआर पार्टी के कारकुनों ने भी आनजहानी चीफ मिनिस्टर की समाधि पर फूल चढ़ाए। वाईएसआर की बरसी के मौके पर रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए गए हैं। खून के अतिये के अलावा मरीजों में फल तकसीम किए गए और गरीबों को खाना भी खिलाया गया। हैदराबाद में वाईएसआर पार्टी के दफ्तर में रुकन पार्लियामेंट एम राज मोहन रेड्डी ने खून के अतिये कैंप का इनेकाद अमल में लाया। साबिक़ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत की तहकीकात में यह बताया गया था कि वाईएसआर की मौत हादसा थी, लेकिन इसकी असल वजह बेगमपेट और चेन्नई फ्लाइट कंट्रोल से राब्ते का मुनक़दा होना बताया गया है। 2 सितंबर को रचाबंडा प्रोग्राम में शिरकत के लिए जब वाईएसआर ने जाने का फैसला किया तो उस वक्त भी उनका हेलीकॉप्टर तैयार नहीं था। ताहम बेल 430 पुराने हेलीकॉप्टर को सफर के लिए तैयार किया गया। तमाम तैयारों के बाद जब हेलीकॉप्टर साबिक़ चीफ मिनिस्टर को लेकर 8:30 बजे रवाना हुआ और 5000 फीट की बुलंदी पर परवाज करता रहा। ताहम 9 बजे के करीब हेलीकॉप्टर जब नलामला के जंगलात के ऊपर परवाज कर रहा था, वहां से शमशाबाद एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल के हदूद खत्म हो गए और 9:02 पर हेलीकॉप्टर चेन्नई एयर कंट्रोल से राब्ते में था। लेकिन 9:15 के बाद आत्माकूर के करीब घने बादल और हवा के दबाव की वजह से हेलीकॉप्टर की बुलंदी को कम कर दिया गया था। इसके बाद 9:40 पर सिग्नल और भी कमजोर हो गया। हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता होने के बाद भी चेन्नई ट्रैफिक कंट्रोल के अहदेदारों ने कोई इत्तला नहीं दी। जब हेलीकॉप्टर की आमद में ताखीर हुई तो रियासती वजीर जी अरुणा कुमारी ने अहदेदारों से राब्ता किया। उसके बाद अहदेदार हरकत में आ गए और हेलीकॉप्टर की तलाश शुरू की गई और 3 सितंबर को सुबह 6 बजे वाईएसआर के तबाहशुदा हेलीकॉप्टर की निशानदही की गई। लेकिन उनकी मौत की खबर सुबह 9 बजे जंगल की आग की तरह सारी रियासत में फैल गई और 3 सितंबर को 12:30 बजे साबिक़ चीफ मिनिस्टर के रोशिया ने उनकी मौत का ऐलान किया। वाईएसआर की दूसरी बरसी के मौके पर जगन मोहन रेड्डी और उनके चचा वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी के दरमियान खुशगवार अंदाज में मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक वाईएसआर की समाधि से लौट रहे वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी से जगन मोहन रेड्डी की रास्ते में मुलाकात हुई। इस मौके पर दोनों चीचा भतीजे के दरमियान बातचीत भी हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से जारिया माह की 18 तारीख से रियासत भर में जलसे मुनक़िद करते हुए अवाम को रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया जाएगा। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को विशाखापट्टनम में जलसा मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने कहा कांग्रेस इन जलसों के जरिए अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब देगी। बोत्सा सत्यनारायण ने बताया कि इन जलसों में चिरंजीवी अहम रोल अदा करेंगे।
बोत्सा सत्यनारायण के मुताबिक तेलंगाना में भी 2 जलसे मुनक्किद किए जाएंगे और इन जलसों में चीफ मिनिस्टर के अलावा कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के कायदीन भी शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि वाईएसआर पार्टी ही गैर जरूरी प्रोपेगेंडे के जरिए वाईएसआर के विखार को मुतासिर कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं कभी वाईएसआर की तौहीन नहीं की। बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि वाईएसआर की शुरू की गई तमाम स्कीमात को जारी रखा जाएगा। उन्होंने जगन के खिलाफ जारी सीबीआई तहकीकात में वाईएसआर की हिमायत में हलफनामा दाखिल न किए जाने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि सीबीआई की तहकीकात में अभी हुकूमत का कोई रोल सामने नहीं आया है और जब इस सिलसिले में जरूरत पड़ेगी हुकूमत अपना मौक़िफ़ जाहिर करेगी। मेरे ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं और मैंने कभी किसी की तौहीन भी नहीं की है। विकीलीक्स रिपोर्ट की ताज़ा इंकिशाफ से पैदा सूरत हाल पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने यह बात कही। मीडिया से बात करते हुए स्पीकर ने कहा कि विकीलीक्स की रिपोर्ट झूठ का पलंदा है और मैंने कभी किसी की तौहीन भी नहीं की है। एन मनोहर ने कहा कि मैं सबको अपने बराबर समझता हूं। स्पीकर ने कहा कि वो रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेकर मरकजी वजीर खारजा से उसकी तहकीकात करते हुए कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। బహుశా ఏదైనా ఉండి ఆయన అట్లా రాశారేమో కానీ ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించి మర్యాదించి అభిమానంతో చూసే వ్యక్తి నేను. కానీ ఈ విధంగా కావాలని కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ నాకు అట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేది చాలా బాధాకరం. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నేను కోరేది ఏంటంటే అటువంటి వ్యక్తిని కానే కాదు. దయచేసి అందరూ కూడా కొంచెం ఓపికతోటి అర్థం చేసుకోండి. ఈ విషయాల్లో నేను ఏనాడు కూడా ఎక్కడ కూడా పర్సనల్గా కానీ పబ్లిక్గా కానీ ఎక్కడ మాట్లాడలేదు. ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. Without a doubt, I am going to write to request the Minister of External Affairs to do an inquiry into this. నా విషయం నా పేరు ప్రస్తావన వచ్చి నన్ను కోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఈ సంఘటన ఈ సబ్జెక్ట్ పైన ఎందుకు అట్లా వచ్చింది? जगनमोहन रेड्डी को तहकीकात का सामना करते हुए अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर पार्टी को हुकूमत और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ फौरी झूठा प्रोपेगेंडा बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी को वाईएसआर के फर्जंद होने की वजह से ही मकबूलियत हासिल हुई है। सुधाकर रेड्डी ने विकीलीक्स की रिपोर्ट में किए गए इंकशाफात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है और अमेरिकी कौंसलेट को भी इस मसले पर तरदीद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी का तर्ज अमल खुद उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। सीबीआई ने 26/11 मुंबई हमलों के हिंदुस्तानी मुलजिमीन फहीम अंसारी और सबाउद्दीन अहमद को, जिन्हें मुंबई हाईकोर्ट की जानिब से मुकदमे में बरी कर दिया गया था, नोटिस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से दोनों मुलजिमीन की रिहाई के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त को कबूल कर दिया है। तहम जस्टिस आफ्ताब आलम की बेंच ने महाराष्ट्र हुकूमत को वाज़ेह किया है कि यह केस इंतहाई कमजोर है। जस्टिस आफ्ताब आलम ने कहा कि मुकदमे की संगीनी को देखते हुए हमने दरख्वास्त कबूल की है और अदालत मुलजिमीन को नोटिस भी जारी कर रही है, लेकिन यह मुकदमा कमजोर है। हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने T20 मैच के दौरान इंग्लैंड के साबिक कप्तान नासिर हुसैन की जानिब से हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को गधे कहे जाने पर शदीद एतराज किया है। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि हर खिलाड़ी की इज्जत की जानी चाहिए और नासिर हुसैन का बयान नामुनासिब है। मरकजी वजीर फारूक अब्दुल्ला ने अफजल गुरु से मुताल्लिक अपने फर्जंद और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के रिमार्क्स की तायीद की है। मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है सच कहा है। वाज़ेह है कि उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पेज पर लिखा था कि अगर राजीव गांधी के कातिलीन की रिहाई के लिए जिस तरह तमिलनाडु असेंबली में करारदाद पेश की गई, उसी तरह अगर जम्मू कश्मीर असेंबली में अफजल गुरु के लिए करारदाद पेश की जाती तो हंगामा खड़ा हो जाता। उधर दूसरी जानिब कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि अगर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला अफजल गुरु की सजा पर इतने संजीदा हैं तो उन्हें फौरी अपने ओहदों से इस्तीफे दे देने चाहिए। He very frankly said, very frankly told you that had it been Afzal Guru's statement had been passed by the parliament in the assembly, the uproar by these people would have been far greater rather than what has happened by the Tamil Nadu assembly or what Sri Badaji has written. Nobody has even taken note of it. But had it been Afzal Guru, they would have created a rumpus. People are saying that it is evocative and he should not have people. फलस्तीन के गजा शहर के मकीनों के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी काफिले के खिलाफ इसराइली फौज की कार्रवाई में गैर जरूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जायजा रिपोर्ट में ये बात कही गई है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गजा पट्टी का समंदरी मुहाजरा जायज था।
अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, ताहम अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे जुमेरात को शाया किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल इसराइली फौज ने गजा को इमदादी सामान ले जा रही बड़ी कश्ती मावी मरमरा पर हमला कर दिया था, जिसमें 9 इमदादी कारकुन हलाक हो गए थे। लीबिया के रुपोश रहनुमा कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी ने इंतबाह दिया है कि वो एक तवील जंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने हामियों से मुल्क पर कब्जा करने वालों के खिलाफ गोरिल्ला जंग शुरू करने की भी अपील की। कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी कहाँ है ये कोई नहीं जानता, ताहम अरब मीडिया ने उनके 3 पैगामात नशर किए हैं। इस दौरान बाकियों ने कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी के आबाई शहर सिर्त में मौजूद उनके हामियों को हथियार डालने के लिए दी गई मोहलत में मजीद 1 हफ्ते का इजाफा कर दिया है। उधर मगरबी कायदीन ने अबूरी हुकूमत के जिम्मेदारों से कहा है कि वो अपने मुखालिफिन से मुफाहमत की राह इख्तियार करें। कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि त्रिपोली में मुखालिफिन में इजाफा हुआ है, लेकिन अब उनका आबाई शहर सिर्त मुल्क का नया दारुल हुकूमत है। कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी ने बागियों से लीबियाई कबाइल के साथ माहदा करने का मशवरा दिया। क़ज़्ज़ाफ़ी ने नाटो से उनके मुल्क में मुदाखलत न करने का भी मुतालबा किया। अपने ऑडियो बयान में कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी ने कहा कि आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी होंगी और गद्दारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी ने इंतबाह दिया कि नाटो और उसके वफादार गद्दार तबाह हो जाएंगे। उधर दूसरी जानिब पेरिस में लीबिया के मसले पर 63 ममालिक की कॉन्फ्रेंस में बागियों की माली मदद का फैसला किया गया है। फ्रांस के सदर निकोलस सरकोजी ने कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी के $15 बिलियन के मुंजमद असासों को बागियों के हवाले करने का ऐलान किया है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इजाजत से जर्मनी लीबिया को क़ज़्ज़ाफ़ी के मुंजमद असासों में से 1 अरब यूरो फराहम करेगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून ने कहा कि उनकी हुकूमत लीबिया में एक नई जमहूरी हुकूमत के क़याम के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगी। उधर बरतानिया और अमेरिका ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि शामी सदर बशर अल-असद की हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। पेरिस में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस के मौके पर आलमी रहनुमा ने शाम में हुकूमत मुखालिफ मज़ाहिरीन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर भी तशवीश का इज़हार किया। इस दौरान यूरोपीय यूनियन ने जुमे की शाम सी सूरत हाल पर एक खुसूसी इजलास तलब किया है। इस इजलास में शाम के तेल की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक शाम में फौजी कार्रवाई के दौरान 2000 से ज़ायद मुजाहिरीन मारे जा चुके हैं। ईरानी गली मछली कमान की रहने वाली 29 साला सैयदा अजरा खैसर 21 सितंबर से लापता बताई गई हैं। अजरा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। बताया गया है कि अजरा दोपहर 2:30 बजे घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं पहुंची। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मीर चौक पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। गुजरात लोक आयुक्ता के तकर्रुर के खिलाफ पार्लियामेंट में हंगामा। बीजेपी वफ्द ने गवर्नर को फौरी वापस तलब करने के लिए सदर जमहूरिया से की नुमाइंदगी। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने अपने असासों का ऐलान कर दिया। सदर तेलुगुदेशम का खानदान 39 करोड़ 88 लाख रुपए असासों का मालिक। साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएसआर की दूसरी बरसी के मौके पर उन्हें रियासत भर में भरपूर खराज मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। विकीलीक्स की रिपोर्ट बेबुनियाद, स्पीकर असेंबली एन मनोहर का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमलों के 2 हिंदुस्तानी मुल्जिमीन को जारी की नोटिसें। और बागियों के खिलाफ गोरिल्ला जंग करने हामियों से कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी की अपील। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।